दोस्तों इस वीडियो में हम रॉ के लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। रॉ के इस बार के एपिसोड में स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी थी, माइक मोमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, फाइट्स भी थी, काफ़ी फिजिकल मैचेस थे और सब कुछ था। मतलब आप समझिए 2 घंटे का पूरा जैम पैक्ड शो था, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। तो जल्दी से एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रॉ की शुरुआत होती है मिस टीवी से, जिसके स्पेशल गेस्ट थे लीटा, ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच। अब शो की शुरुआत होती है जैसे कि मिस ने सीधा सीधा बेकी लिंच से ये पूछ लिया कि आपको बैकअप बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस की क्या ज़रूरत थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिस का हमेशा से एक नेगेटिव कैरेक्टर रहता है और वो ऐसी ही बातें करते हैं कि उनको क्राउड एकदम बू करे। तो वैसा ही कुछ हुआ और काफ़ी पर्सनल बातें हुई और उसके बाद डैमेज कंट्रोल आ जाता है। बेली ने बोलना शुरू किया और वो सीधा सीधा ये कहती हैं कि लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस कभी मेरी आइकन और कभी मेरी आइडल हुआ करते थे, लेकिन आज मुझे उनसे लड़ने का मौका मिल रहा है रेसलमेनिया में। तो वो कुछ पॉजिटिव बातें नहीं थी, लेकिन हाँ वो उन्होंने बातों ही बातों में बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि लीटा और ट्रिश स्ट्रैटस सबको पता है कि कितनी बड़ी वुमेन रेसलर्स है अपने टाइम की और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है ऑफ ऑल टाइम्स। उसके बाद हमारे पास ओमोस और ब्रॉक लेसनर का वेइन होना था। तो ओमोस ने वेइन करवाया एट अराउंड 410 पाउंड्स, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने आते ही ओमोस पे अटैक कर दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ब्रॉक लेसनर को मोर देन 10-15 ईयर्स से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा वीक देखा। थोड़ा सा उनके मूवमेंट्स में वो स्मूथनेस नहीं थी और वो फिर से ओमोस उनको रिंग के बाहर फेंक देते हैं और वो फिर से चले जाते हैं। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसा रेसलमेनिया में होता है। ब्रॉक लेसनर अपने आप में काफ़ी फिट हैं, बट स्टिल अब शायद एज फैक्टर है या क्या है, अब देखना ये रहेगा कि कैसे वो ओमोस से लड़ते हैं, क्योंकि ओमोस इज़ अराउंड 7'3", जो कि काफ़ी लंबे हैं। हमारे पास और भी मैचेस थे। एक हमारे पास बैक स्टेज मोमेंट था जिसमें कोडी रोड्स माइक पे आते हैं और बात करते हैं कैथी केली से, जो कि बैक स्टेज कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया हाउस के। तो उनको उन्होंने बताया कि वो क्यों लड़ना चाहते हैं, वो काफ़ी फायर्ड अप लग रहे थे। तो वो स्पीच एग्जैक्टली मुझे अभी क्लिक नहीं कर रही कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला था, बट ही वॉज वेरी फायर्ड अप। उसके बाद पॉल हेमन की एक स्पीच थी और पॉल हेमन तो हम जानते हैं कि कैसा एकदम पर्सनल हो जाते हैं हर चीज़ के साथ, एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल। मतलब पॉल हेमन जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं उनको अराउंड आई डोंट नो, मैं तो उनको 20 साल से देख रहा हूँ, पर वो कितने साल से मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है। ही इज़ अ वेटरन इन द बिजनेस। तो वो आते हैं और सीधा सीधा कोडी रोड्स को ये कहते हैं कि तुम डस्टी रोड्स नहीं बन पाओगे, तुम अपने फादर जैसा नहीं बन पाओगे और रोमन रेंस जीतेंगे। और उनकी स्पीच अगर आप कभी सुनिए, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करनी है, ये सीखना है कि बोलना कैसे है, तो आप पॉल हेमन की स्पीचेस सुन लीजिए। ही इज़ टू गुड, मतलब ही इज़ वेरी गुड। उसके बाद एक हमारे पास अजीब सा एक सेगमेंट था ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी जो है एकदम खाली अरीना में बोलने आए थे, कोई लोग नहीं थे, कुछ कोई कैमरामैन कुछ नहीं था, और वो जॉन सीना को एड्रेस कर रहे थे। और वो बोलना ये चाह रहे थे कि तुम ये कहते हो जॉन सीना को कि तुम कहते हो कि नोबडी बिलीव्स इन ऑस्टिन थ्योरी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझ पर बिलीव करता है कि नहीं, मैं अकेले अरीना में खड़ा हूँ और मैं अपने आप के लिए ये सब करता हूँ और मैं कोई भी नेक्स्ट जॉन सीना नहीं बनना चाहता। क्योंकि जॉन सीना जैसा बड़ा स्टार अगर किसी, क्योंकि ही जॉन सीना का हमेशा से एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहा, उन्होंने कभी किसी को पर्सनल या कोई बातें नहीं बोली अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन इस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने जिस तरीके से बोला था, तो मैं भी एक बार को काफ़ी दंग रह गया था कि इन्होंने शायद कोई ऑफ द स्क्रिप्ट जाके तो बात नहीं कर दी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी ऑन माइक, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी को हड़काया था, ऑस्टिन थ्योरी का चेहरा देखने वाला था, तो ऑफकोर्स कोई भी हिल जाएगा। हमारे पास फिन बैलर का एक सेगमेंट था। पिछली वीडियो में रॉ की वीडियो थी, मैंने आपको बताया था स्मैकडाउन में एक रॉ का एज का एक सेगमेंट आया था जिसमें वो फिन बैलर को एड्रेस कर रहे थे। काफ़ी डिमोनिक सा स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा था, अंडरटेकर जैसी फील आ रही थी। तो फिन बैलर का भी कुछ ऐसा ही सेगमेंट था, उन्होंने भी काफ़ी डरावना सा सेगमेंट बना रखा था और कुछ मुझे हल्का सा जैसे कहते हैं ना वो ब्रे वाइट जैसे फील आ रही थी, कुछ मास्क दिख रहे थे, कुछ डरावना सा सेंस बना रखा था, वो एज को एड्रेस कर रहे थे। अब हमारे पास एक और सेगमेंट ऐसा ही था जिसमें कि अब जैसे रेसलमेनिया का सीज़न आ चुका है, तो हर रेसलर की छोटी छोटी मूवीज़ आ रही थी। जैसे शार्लेट फ्लेयर की एक मूवी हमको दिखाई गई, प्रोमो सेगमेंट हम कह सकते हैं उसको, बियांका ब्लेयर का दिखाया गया, आसुका का दिखाया गया, रिया रिप्ली का दिखाया गया। क्योंकि ये सब नए रेसलर्स हैं, तो इनके बारे में सुपरस्टार्स क्या बोल रहे हैं, इनको बाकी लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, ये खुद अपने बारे में क्या बोल रहे हैं और इनके फेलो रेसलर इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वो सेगमेंट भी अपने आप में काफ़ी प्रोवोकिंग था, क्योंकि रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में मैचेस होना और फिर उनको एड्रेस करना, उनको जस्टिफाई करना अपने आप में एक है कि कोई एक चैम्पियनशिप मैच हो रहा है रेसलमेनिया में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद हमारे पास एक टैग टीम मैच हुआ था जिसमें कि जो हमारे प्री रेसलमेनिया की 4 टीमें हैं जो कि टैग टीम चैंपियनशिप में करेंगी, रिकोशे, ब्रॉन स्ट्रोमैन, स्ट्रीट प्रॉफिट, वाइकिंग रेडर्स और ओटिस और चैड केबल, तो इनके बीच में जो है एक 8 मैन टैग टीम मैच हुआ था जिसमें कि रिकोशे, ब्रॉन स्ट्रोमैन और स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाते हैं। अब रे मिस्टीरियो का एक मैच चल रहा था डेमियन प्रीस्ट के साथ और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड पे थे, तो कुछ ना कुछ होना था। और जैसे ही रे मिस्टीरियो जीतने वाले होते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो आकर उनको गिरा देते हैं, उनको अटैक करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग रे मिस्टीरियो को असॉल्ट कर रहे होते हैं, उतनी देर में एक लूचा लिब्रे की जो टीम है वो आके रे मिस्टीरियो को थोड़ा सा बचाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखना ये होगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का जो मैच होना है रेसलमेनिया में, ये किस हद लेवल का एक्साइटमेंट हमको देता है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने मैच शुरू होने से पहले रे मिस्टीरियो को ये बोल दिया कि आई विश आई वॉज एडीज सन, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एडी गुरेरो का बेटा होता। तो रे मिस्टीरियो जब एंट्री कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख, मतलब अजीब से थे। आई नो ये सब स्क्रिप्ट है, कोई है नहीं, लेकिन फिर भी इस तरीके से मतलब कोई अगर फादर सुनता है अपने सन को ये बोलते हुए कि आई विश आई वॉज नॉट योर सन, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इट्स वेरी बिग अ सेटबैक। तो लेकिन आई होप इट्स ऑल अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट ही होगी क्योंकि पूरा का पूरा एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है ये। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने मेन इवेंट में। उसके पहले मैं आपको एक गंथर के मैच के बारे में बताना चाहता हूँ। गंथर का एक मैच हुआ था हमारे डॉल्फ ज़िगलर के साथ। तो डॉल्फ ज़िगलर आते हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहता हूँ इस मैच से पहले कि डॉल्फ ज़िगलर हैं और एक और हमारे पास रेसलर हैं बॉबी लैशली। तो बॉबी लैशली का पहले मैच ब्रे वाइट के साथ सेटअप किया जा रहा था, पर मुझे पता नहीं क्या हुआ। अब बॉबी लैशली एंड्रे मेमोरियल बैटल रॉयल में है, तो उसमें कई सारे रेसलर्स हैं, उसमें एले नाइट हैं, उसमें हमारे रिक बूज हैं जो कि नए रेसलर हैं, तो उनके बीच में एक बैक स्टेज मोमेंट्स हुआ था। ब्रॉन्सन रीड हैं, बॉबी लैशली भी उसी में है, तो इनका भी एक थोड़ा सा फेस ऑफ हुआ था बैक स्टेज में और सब लोग आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। अब हम आ जाते हैं इम्पीरियम वाले मैच पे। तो गंथर और डॉल्फ ज़िगलर का मैच था और गंथर ने काफ़ी डोमिनेट किया और डॉल्फ ज़िगलर को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और इसके बाद वो शेमस और ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं कि यही तुम्हारा भी हाल होगा, देख लो। तो इसके आगे हमारे पास और भी छोटे मोटे सेगमेंट हुए थे। एक वुमेंस का मैच हुआ था जिसमें कि जो फाइनल वुमेन टैग टीम मैच है उसके लिए जो है फाइनल टीम हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। और इसके बाद हम आते हैं सीधा अपने मेन इवेंट में। मेन इवेंट में कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का मैच था। अब लग रहा था क्योंकि सोलो सिकोवा अभी तक WWE में पिन सबमिट नहीं हुए हैं जब से वो आए, 6-7 महीने हो गए वो हारे नहीं हैं। तो कोडी रोड्स का मैच अच्छा चल रहा था। कोडी रोड्स को मैंने शुरुआत से देखा है, डे 1 से, जब से वो रेसलिंग बिजनेस में आए हैं WWE में, और उनकी बॉडी हो, उनके मूव्स हो, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, काफ़ी स्मूथनेस है और उनमें दिखता है कि वो जीतना चाहते हैं। लेकिन बीच मैच में ही ऊसोस आ जाते हैं, कोडी रोड्स को थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर वही केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आते हैं और पूरा उन लोगों को मार पीट के ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स बड़े आराम से सोलो सिकोवा को हरा देते हैं और पॉल हेमन के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन था कि क्या होता है यहाँ पे। मैं पॉल हेमन की फिर से तारीफ़ करने का मौका नहीं छोड़ूंगा। पॉल हेमन बहुत ही पुराने हैं, वेटरन हैं, और उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग डिलीवरी, आई टेल यू कि आज आप चाहे किसी को भी उठा लीजिए, चाहे किसी को, बट ही इज़ वे बेटर, ही इज़ वे ओल्डर बट वे बेटर। तो ये हमारा पूरा रॉ था और इसमें मैंने आपको सारे मैचेस के बारे में बताया है। कोई भी एक ऐसा सेगमेंट नहीं है जो शायद मुझसे मिस हुआ हो। एक मैच मुझे और ध्यान आ रहा है, सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था मुस्तफ़ा अली के साथ, क्योंकि सेथ रॉलिंस और का इंटरव्यू चल रहा था बैक स्टेज में। मुस्तफ़ा अली आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको तो 2 बार लोगन पॉल ने सुला दिया, तो कहता है ठीक है आ जाओ मैच कर लेते हैं एक बार। तो मैच हुआ, सेथ रॉलिंस बड़े ही कन्विंसिंगली जीत गए। 2 बार उन्होंने वो अपना फिनिशिंग मूव स्टॉम्प मारा, उनको मुस्तफ़ा अली आउट हो चुके थे। तो ये हमारा पूरा रॉ था और मैं कहूँगा कि इतना एक्शन पैक्ड रॉ मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। इसमें माइक मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे, जैसा मैंने आपको बताया पॉल हेमन का, कोडी रोड्स का, और एक रिया रिप्ली का भी मैच था। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था कि शार्लेट फ्लेयर अच्छी हैं बट शार्लेट फ्लेयर्स लेगेसी विल नॉट डिफाइन माई डेस्टिनी। तो ये जो इन्होंने लाइन बोली थी, ये एक लग रहा था कि कॉन्फिडेंट है। और रिया रिप्ली का अगर आप शुरुआत से देखते हैं तो शी इज़ अ वेरी गुड वुमेन रेसलर। उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब किया है, मैचेस उनके काफ़ी अच्छे और फिजिकल होते हैं। इतना आसान नहीं है कंपनी के लिए उनको इग्नोर करना। तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।